हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत टाइम बाद दोबारा शुरू कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें आ गई थी घर में, घर वर बन रहा था, हमारा काम वगैरह चल रहा था, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। ये एक नया सेटअप है, पहले के सेटअप से थोड़ा सा अलग है। अब जो चलेगा सो कंटिन्यू चलेगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जय हिंद, मैं विकास सिंह, और हम लोग आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सारे छोटे मोटे टॉपिक जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हैं, उसका लिंक आपके पास मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन सबको एक बार गो थ्रू जाके देख लीजिएगा। बहुत हल्के हल्के है टॉपिक, उसमें मैंने कुछ की पॉइंट, कुछ ट्रिक्स बताई हैं, जिससे आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। बाकी जो बचे हुए पॉइंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी जल्दी कोर्स हमको आगे बढ़ाना है। ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से पता है। उसके बारे में कुछ है नहीं, बस यही है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ सेल हैं, ठीक है। अगर वो सीरीज़ की फॉर्म में लगाए जाते हैं, आप लोग को एक बात अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास बैटरी सीरीज़ की फॉर्म में होती है, सीरीज़ की फॉर्म में बैटरी होती है, मान लीजिए अगर सेम फॉर्म में लगी है, सेम डायरेक्शन में, ऐसे, ये नहीं किया ऐसे, ऐसे नहीं, इस तरह से लगी है, एक ही डायरेक्शन में अगर लगी हुई है, तो वो सारी की सारी सीरीज़ में ऐड हो जाती हैं। मान लीजिए अगर सबकी वोल्टेज 4 वोल्ट है और ऐसी 4 बैटरियाँ लगी है, तो 4 × 4 यानी 16 वोल्ट हो जाएगी। अगर ऐसी 5 बैटरियाँ लगी हैं, तो 4 × 5 यानी 20 वोल्ट हो जाएगी। और सिमिलरली अगर बैटरी पैरेलल में लगी होती है, सेम फ्रेम की, इसी तरह की, तो आपको अच्छी तरह से पता है पैरेलल में चाहे जितनी भी बैटरी लगी हो, सबकी वैल्यू अगर सेम है तो वैल्यू वही होगी। अगर ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, सभी 5 वोल्ट है, तो वही सारी बैटरियों का टोटल 5 वोल्ट ही आएगा। यानी सीरीज़ में ऐड होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अगर कोई सर्किट हमें ऐसा दे दिया जाता है जिसमें पैरेलल में 2 बैटरी ऐसे लगाई जाती है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और ये रजिस्टर है R, तो इसमें से किसी भी एक बैटरी को हटा दीजिए क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। पैरेलल में आप चाहे जितनी बैटरी लगा दीजिए, वो 5 वोल्ट ही देगा उसको। अगर बैटरी की पावर को, EMF को आपको अगर इंक्रीज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस वहाँ जाकर सारी बैटरीज को सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यही करना है इसमें, उसी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। क्या है, सीरीज़ ग्रुप में है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, कई बैटरी लगी हुई है, उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला आता कैसे है? अगर हम इस बैटरी की EMF की बात करें, तो इसमें मान लिया कि हमने एक बैटरी का EMF E है, ठीक है। इसी तरह से n सेल की बैटरी का EMF कितना होगा? तो हमने क्या बताया था आपको, अगर बैटरी सीरीज़ में लगी होंगी तो जितनी भी बैटरी होगी, नंबर ऑफ बैटरी को बैटरी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 5 बैटरी हैं तो बैटरी की वैल्यू मान लीजिए 4 वोल्ट है, तो 5 × 4 करेंगे। सिमिलरली यहाँ n बैटरीज हैं, ठीक है, और बैटरी की वैल्यू E है, तो n × E करेंगे, टोटल EMF। फिर इसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। हर बैटरी के अंदर एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में जो आप लोग सामने देखेंगे, उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही ना। वैसी बैटरी बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम हो। ज़ीरो तो करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट हम लोग न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़ीरो मान लेते हैं। बट स्टिल हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि बैटरी का इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अब क्योंकि n बैटरी सेल में लगी हुई है सीरीज़ में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा? n × स्मॉल r। हमारे पास EMF आ गया, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और जो लोड लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो अगर हम आपसे पूछेंगे टोटल लोड कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ दिया हमने, तो कैपिटल R प्लस n × स्मॉल r। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास EMF आ गया, यानी वोल्टेज आ गई। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है। अब हमसे कोई कहे करंट बताइए, तो करंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा करंट बताने के लिए। देखिए, I = V/R। V क्या है आपका? n × E है, और R क्या है आपका? कैपिटल R प्लस n × R है। हो गया, यही आपका फार्मूला है। I = NE/R प्लस स्मॉल n × R। ये आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर सेल को हम पैरेलल में लगा दें, अगर सेल हमारी पैरेलल में लग जाएंगी, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारी सेल पैरेलल में लग जाएंगी। हमने आपसे क्या बोला था? अगर सबकी वैल्यू E है, तो चाहे जितनी भी पैरेलल में लगी हो सेल,
उसका EMF E ही रहता है, चेंज नहीं होता है, पैरेलल में EMF नहीं बदलता, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक बैटरी पैरेलल में जुड़ी है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में हम लोग ऐसे जोड़ते थे, मान लो 1/R एक का हो गया, दूसरे का 1/R, तीसरे का 1/R। माना कि यहाँ नंबर ऑफ सेल m दिया हुआ है, हमने m इसलिए लिया है क्योंकि पहले वाले में हम n मान चुके हैं, आप n ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से m दिया हुआ है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R' = स्मॉल r/m। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस लोड का कितना है, कैपिटल R है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, तो इस वाले में बैटरी का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमारा होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r/m। हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, ठीक। हमें EMF पता चल गया, यानी वोल्टेज पता चल गया E। तो I क्या होगा, I = V/R, जहाँ V क्या है, कैपिटल E है, और R की जगह पे क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/m। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ME/mR प्लस स्मॉल r। ये इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, आई डोंट थिंक इसमें कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात हमारे भाई ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थ्योरम्स है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा दे ज़रा हम। आप लोग को जो लिखना हो वो आप लोग बैक करके लिख सकते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, सो रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लास होती तो बात अलग थी। चलिए ठीक है, अब हम अब शुरू करते हैं मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस क्या होता है, ठीक। मेश एनालिसिस इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, बट इसका आंसर आपको बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैलकुलेटर के हेल्प से मैं यहाँ पर आपके आंसर निकालूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो अननेसेसरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसके बारे में हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके सॉल्यूशन भी आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। या ज़्यादा होगा तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराएंगे। मेश एनालिसिस असल में है तो वैसे ये किरचॉफ के नियम पे चलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, KVL पे। मेश एनालिसिस KVL पे चलता है, बट इसको दिया था, मेश एनालिसिस को दिया था मैक्सवेल ने, ठीक है। और मैक्सवेल की दी हुई ये थ्योरी है, KVL को थोड़ा सा अपडेट करके मैक्सवेल ने ये थ्योरी निकाल दी थी मेश एनालिसिस की। मेश एनालिसिस में क्या करते हैं, चलिए उसी को देखते हैं, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम डाल दे रहे हैं, जिससे आपको देखने में और समझने में आसानी होगी कि कैसे होता है ये मेश एनालिसिस, ठीक। एक मिनट रुकिए, हमको लग रहा है शायद, हाँ दिख रहा है। चलो, न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल था आपका 40 ओम, 20 ओम, 60 ओम, 120 वोल्ट, 65 वोल्ट, ठीक है। ये है, मान लीजिए आपका मेश एनालिसिस में क्या करते हैं। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि सारी वैल्यूज़ आपके सामने दी हुई है। मेश एनालिसिस में करते क्या हैं, आइए उसके विषय में बात कर लेते हैं। दो करंट मानते हैं, कोई भी दो करंट मान लीजिए, जैसे कि एक हो गया आपका I1, एक हो गया आपका I2। हमने कोई दो करंट मानी, इस चीज़ का फिक्र किए बिना कि बैटरी किस डायरेक्शन में लगी है, चाहे जिस डायरेक्शन में लगी हो, चाहे प्लस ऊपर हो चाहे प्लस नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको
बस 2 करंट लेनी है और वो भी किस डायरेक्शन में लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 करंट ले लिया आपने, I1 एंड I2। अच्छा, आपको ये कैसे पता चले कितनी करंट लेनी है? तो याद रखिए जितने भी इसमें लूप बन रहे हैं, कोई अगर सर्किट है उसमें कितने डिब्बे बनेंगे रूम टाइप के, जितने रूम होंगे उतने करंट दौड़ा देनी है आपको, और कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा। ठीक है, अब इसके नियम क्या है, ये काम कैसे करता है, चलता कैसे है? तो देखिए होता ये है कि जब करंट आपका फ्लो करना शुरू करेगा, अगर कोई बैटरी आती है रास्ते में ऐसे, इसको ध्यान से देखिएगा, बाद में मिटा दूँगा मैं इसको। करंट की डायरेक्शन अगर बैटरी के लिए ऐसे है, यानी माइनस में घुस रहा है, या फिर इसी में समझा देते हैं। करंट की डायरेक्शन आपके लिए ऐसी है, जैसे माइनस में घुस रहा है या प्लस से निकल रहा है, ये अगर है तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी है कि प्लस में घुस रहा है या माइनस से निकल रहा है, तो हम इसको नेगेटिव मानते हैं। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हर बुक ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की हुई है। दिक्कत ये है, हर किसी राइटर का अपना एक मेथड होता है, आप लोग अलग अलग डिफरेंट बुक पढ़ते हैं, सब में अलग अलग मेथड होते हैं, इसलिए आपका खुद का कोई मेथड नहीं बन पाता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका एक खुद का एक मेथड होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब हमने इसमें 2 करंट ऐसे दौड़ा दी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने भी पैसिव एलिमेंट हैं, पैसिव एलिमेंट मतलब रजिस्टर वगैरह जो भी लगे हैं, उन सबको माइनस साइन के साथ लिखना है, माइनस साइन के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी पैसिव एलिमेंट, जैसे हम लोग लिखते हैं ना V = IR, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V - IR = 0, यानी पैसिव एलिमेंट रेजिस्टेंस वाला जो है उसको जब करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे। इसको याद कर लीजिए, जो भी हो उसमें ये नहीं देखना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कुछ नहीं, सारे पैसिव एलिमेंट माइनस साइन के साथ लिखे जाएंगे। और कोई अगर ऐसी ब्रांच है, ठीक है, 2 पॉइंट आपको बता दिए, ये वाले ये वाले। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कोई अगर एक ऐसी ब्रांच है आपके पास जो दोनों ही डिब्बों में कॉमन आती है, जैसे ये 20 ओम वाली, इसमें करंट जाएगी तो ये इसमें भी आ रहा है, इस वाले डिब्बे में भी, और जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो इस वाले डिब्बे में भी आ रहा है। 20 ओम जो है वो दोनों ही जो आपको डिब्बों में कॉमन आ रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, ऑफ कोर्स अगर करंट हमने यू मानी है तो इसमें देख के देखो, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इस वाले ब्रांच में जा रही है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस वाली ब्रांच में ऐसे आ रही है। तो देखो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, जब आमने सामने कोई चीज़ आती है तो एक दूसरे से माइनस करती है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि I1 और I2 में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो हम लोग किसे माइनस करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो करना क्या होता है, जब हम इस मैश में चलेंगे, मान लो A B C D E F, अगर हम इसमें चल रहे हैं A B E F A में, तो जब इस वाली ब्रांच की बात आएगी तो I1 को हम लोग I2 से बड़ा मान लेंगे, यानी हम लोग I1 में से I2 घटाएंगे। और जब हम लोग इस वाले मैश में चलेंगे तो I2 को I1 से बड़ा मान लेंगे, यानी I2 में से I1 को घटा देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। 3 पॉइंट आपको बताया, ये कौन कौन से, एक ये डायरेक्शन वाला, याद रखिएगा इसको, एक ये वाला सारे पैसिव एलिमेंट माइनस साइन के साथ होंगे, और एक ये वाला कि अगर आपकी ब्रांच में कोई भी, अगर आपके लूप में कोई भी ब्रांच कॉमन होती है तो उसमें अगर वो करंट आमने सामने पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमेशा हाई में से लो को माइनस करते हैं। जिस वाली लूप में हम लोग चल रहे होते हैं उसमें जो करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग उसको हाई मानते हैं और उसके दूसरे वाली को लो मानते हैं। क्लियर? अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, अब मिटा के हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस पर ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, तो भैया सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या शुरू करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मैश A B E F A में। क्या करेंगे, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन ये है, यानी करंट प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही है, इसको हमने क्या बोला था, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो हो गया 120 -40 I1, क्या बोला था, पैसिव एलिमेंट माइनस साइन के साथ होंगे, -20 ब्रैकेट में
अब ये ब्रांच कॉमन है, इसमें I1 करंट भी फ्लो हो रही है, I2 करंट भी फ्लो हो रही है। तो क्योंकि हम लोग इस वाले मैश में है तो I1 माइनस I2 करेंगे इक्वल टू 0। तो इसको सही से सॉल्व कर लो। 120 माइनस 40 I1 माइनस 20 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा, माइनस 60 I1 प्लस 20 I2 प्लस 120 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरे वाले मैश की बात करते हैं। मैश बी सी डी ई बी में मैश हमेशा याद करिएगा, जिस अक्षर से स्टार्ट करिए वहीं पर ख़त्म करिएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आप जिस अक्षर से शुरू कर रहे हैं उसी अक्षर पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलो शुरू करते हैं। यहाँ करंट देखो, करंट इसमें घुस रही है, प्लस में जा रही है, माइनस से निकल रही है। डायरेक्शन देखो करंट का, करंट प्लस में घुस के माइनस से निकल रही है, यानी क्या हो गया, ये माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। बताया था ना, प्लस में जाना और माइनस से निकलना नेगेटिव, माइनस में जाना प्लस से निकलना पॉजिटिव। माइनस 65 माइनस 60 I2 60 क्योंकि पैसिव एलिमेंट है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अगेन माइनस 20 ब्रैकेट में। अब हम लोग इस वाले मैश में चल रहे हैं तो क्या होगा, I2 माइनस I1 इक्वल टू 0 और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करिए। माइनस 65 माइनस 60 I2 माइनस 20 I2 प्लस 20 I1 इक्वल टू 0। हम लोग ने इस इक्वेशन में पहले I1 रखा है फिर I2 रखा है, तो इसमें भी ऐसा ही करो कि पहले I1 रखो फिर I2 रखो कि इक्वेशन में सिमेट्री बनी रहे। 20 I1 माइनस 80 I2 माइनस 65 इक्वल टू 0। अब ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये तुम लोगों ने बहुत सॉल्व किया होगा, x और y के टर्म में जो इक्वेशन सॉल्व की जाती है कि ये x है ये y है, ये x है ये y है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इसको काटो पीटो सॉल्व करो, आंसर निकाल लो I1 I2 का, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसमें ये सॉल्व करने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आप लोग अगर अपने पास कैलकुलेटर रखते तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता था कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कैलकुलेटर में बाएं हाथ का खेल होता है, कुछ खास नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके I1 I2 हम लोग इसको निकाल लेंगे। I1 I2 की वैल्यू निकल आएगी, उस I1 I2 को वैल्यू को रख के किसी की भी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस को हम लोग मैश करंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। मैश एनालिसिस को मैश करंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो जो भी नाम आए इसका मैश करंट मेथड भी कहते हैं इसको, मैश करंट मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं और उसको प्लीज़ ज़रा सॉल्व करिएगा। और मेरा मैं व्हाट्सअप नंबर बोल दे रहा हूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो ये है 9877137662। इस नंबर पे आप लोग उसके जो सॉल्यूशन है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मुझे व्हाट्सअप पे आपका सॉल्यूशन देखना है बस, ये मेरा नंबर है। ठीक है, मेरा नाम है विकास सिंह। ठीक है, 9877137662 व्हाट्सअप पे इस पर हमको आंसर भेज दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सबकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो होमवर्क के फॉर्म में एक सिंपल क्वेश्चन जो दिया जाता है वो एटलीस्ट करिए। हम सब बचपन में ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज थे कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ढेर सारा होमवर्क कर लेते थे। आजकल एक सिंगल क्वेश्चन भी करने में हमें अपनी बेइज्जती महसूस होती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा ये मैश एनालिसिस का हो गया। अब वो मैं न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, जो न्यूमेरिकल आपसे मैं जिसका आंसर चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो, मैश करंट मेथड न्यूमेरिकल क्या है,
न्यूमेरिकल है आपका 20 ओम। ये मत सोचिएगा कि आसान क्वेश्चन करा के टफ क्वेश्चन दे दिया, मैं सब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस एक बार आपके हाथ से थोड़ा देखना चाह रहा हूँ आपने किया कैसे है, ठीक है। देखिए भैया ये है, ठीक, ये है आपकी कुल कहानी इसकी। ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे बताओ? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 3 यहाँ लूप दिख रहे हैं, 1 2 3। रूम का मतलब होता है ऐसा रूम जिसके अंदर कोई दूसरा रूम ना निकले। रूम आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर 2 रूम और निकल रहे हैं, रूम इसे कह सकते हैं, इसके अंदर कोई और ब्लॉक नहीं बन रहा है। तो यहाँ 3 है, 1 2 3। करंट बताया था, डायरेक्शन में घुमा दो, I1 I2 I3। नामकरण मैं कर दे रहा हूँ, A B C D E F G H। अब इसके लिए 3 इक्वेशन बना के सिर्फ आपको दिखानी है। 3 इक्वेशन बनाएंगे, 3 अननोन होंगे, I1 I2 I3, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ABC के फॉर्म में इक्वेशन होती थी, X Y Z के फॉर्म में होती थी, तीनों इक्वेशन सॉल्व करते थे आप। ये भी कैलकुलेटर से हो सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि आप कैलकुलेटर चलाना सीखिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। नहीं अगर वो भी आता है तो मैसेज कीजिए, उस पर एक छोटा सा वीडियो है, 4-5 मिनट की वीडियो में आप सब सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कैलकुलेटर चलाना, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप हमको बताइएगा क्या करना है इसमें। ये आपका होमवर्क है और आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तब तक लिए भैया हमें इजाज़त दीजिए और आप लोग भी अपना काम करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।